नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज नेशनल बिल्डिंग कोर्स के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से, हिंदी में इसको भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता भी बोला जाता है। तो व्हाट इज नेशनल बिल्डिंग कोड्स, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड गाइडलाइंस ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड्स। आज के वीडियो में एनबीसी से संबंधित समस्त पैरामीटर्स को कवर करेंगे। एनबीसी क्या है और क्या कितने टाइप्स की बिल्डिंग्स आती हैं और इसकी गाइडलाइंस डिफरेंट फैक्टर्स के लिए क्या क्या होती है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे एनबीसी से संबंधित समस्त जानकारी आप प्राप्त कर सकें। तो व्हाट इज एनबीसी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेशनल बिल्डिंग कोड्स है क्या। तो इसको आप यदि आसान तरीके से समझो तो हम जो भी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो, आपका कोई अपार्टमेंट हो, आपकी कोई बिल्डिंग्स है, इसके कोई स्टोरेज स्पेस है, कोई व्यवसायिक स्पेस है या व्यवसायिक बिल्डिंग है, इन सभी जगहों पे आपको गवर्नमेंट की कुछ क्राइटेरिया जो डिसाइड होता है, उस क्राइटेरिया के अनुसार ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये सभी बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है वही कहलाती है एनबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड बोलते हैं। तो द नेशनल बिल्डिंग कोड इज अ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स और गाइडलाइंस set by government of India for constructions of structures, residential, mercantile, institutional, educational, commercial, storage space and buildings। मीन्स हम किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो जो गवर्नमेंट ने रूल्स सेट किए हैं, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस बनाई है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करना पड़ेंगी। This guideline protect the overall health of the constructions and ensure the health and safety of the public and the resident। तो ये गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस बनाई है, इस गाइडलाइंस को फॉलो करना, जो भी आपके इंजीनियर्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार ही सभी चीजें कंस्ट्रक्शंस के दौरान मैनेज करना होती हैं। क्योंकि यदि हम गवर्नमेंट्स के रूल को, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स हम ही को फेस करना पड़ेगी। इसलिए ये जो आपकी गाइडलाइंस होती है, दिस गाइडलाइंस प्रोटेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जो हमारा निर्माण चलता है, उस निर्माण को ओवरऑल क्या है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, बचा के रखती है। साथ ही हेल्थ और आपकी जो सुरक्षा है, जो उसमें बिल्डिंग में रहने वाले पब्लिक हैं, लोग हैं, उनकी सुरक्षा से भी संबंधित होती है क्या, एनबीसी। तो ये हमारी जो नेशनल बिल्डिंग कोड्स है, ये एनबीसी जो है, एक हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, या हम बोलें गाइडलाइंस है, या हम बोलें रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शंस करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आपको इसको फॉलो करना जरूरी है। अदरवाइज आपका कभी भी कोई भी कंप्लेन कर देगा तो आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यदि आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, तो आपकी बिल्डिंग को कभी भी नगर निगम या गवर्नमेंट तोड़वा सकती है। इसलिए हमको क्या होता है, परमिशंस लेना पड़ते हैं, अप्रूव कराना पड़ता है। इट इज फॉलो बाय ऑल अथॉरिटी एंड कंस्ट्रक्शन फर्म ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन चलता है तो इसको सभी अथॉरिटी के लिए, जो कंस्ट्रक्शंस करवाती हैं, जो बिल्डर्स होते हैं कंस्ट्रक्शंस के दौरान या कोई बिजनेस के लिए, ये हमें क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है, इसको फॉलो करना पड़ता है। किसके लिए, नेशनल बिल्डिंग्स कोड के लिए। दीज कोड्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1970। ये जो हमारे एनबीसी कोड थे, सबसे पहले 1970 में पब्लिश्ड हुए थे एंड रिवाइज्ड लेटर इन 1983 एंड 2005। इसके बाद अलग अलग टाइम पे रिक्वायरमेंट के अनुसार गवर्नमेंट द्वारा इन
एनबीसी कोर्स के लिए रिवाइज्ड किया गया। रिवाइज्ड का मतलब होता है उसमें कुछ अतिरिक्त चीजें ऐड की गई होंगी और कुछ जो हमारी ओल्ड चीजें होंगी उसमें से कुछ को कम भी किया गया होगा। तो मीन्स सबसे पहले ये 1970 में लागू हुआ। 1970 के बाद कुछ समय बाद 1983 में इसको एक बार फिर बदला गया। इसके बाद 2005 में चेंज किया गया जो कि लेटेस्ट है। इसके बाद हो सकता है 2022 में भी कुछ इसमें चेंजेस हुआ हो। तो ये जो आपकी एनबीसी है ये हमारे एनबीसी कोर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी या गाइडलाइंस होती है जो हर कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी को इसको फॉलो करते हुए ही निर्माण या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब हम दोस्तों देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एज पर द एनबीसी ऑफ इंडिया। हमारे भारतीय नेशनल बिल्डिंग कोर्स के अनुसार रेसिडेंशियल बिल्डिंग इंक्लूड एनी बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर कोई भी बिल्डिंग्स आपकी इंक्लूड होती है दैट इज इक्विप्ड विद स्लीपिंग accommodations फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पज। मीन्स जो एक तो क्या होती है इक्विप्ड विद स्लीपिंग accommodations फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पज। नॉर्मल रेसिडेंशियल रहने के हिसाब से विद और विदाउट कुकिंग एंड डाइनिंग फैसिलिटीज। मीन्स डाइनिंग जहां खाना पकता हो या ना पकता हो, तो विद और विदाउट कुकिंग एंड डाइनिंग facilities. The residential building are classified on following way. First is lodging और rooming house। जैसे कि फर्स्ट आपका बिल्डिंग का टाइप है लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस। सेकंड है वन और टू फैमिली। मीन्स आपकी जो बिल्डिंग है वन या टू फैमिली के लिए हो सकती है, लॉजिंग या रूमिंग हाउस हो सकता है, प्राइवेट ड्वेलिंग्स हो सकती है, डोर मैट्रिज हो सकती है। डोर मैट्रिज मीन्स छात्रावास अपन जिसको बोलते हैं ये भी हो सकता है, अपार्टमेंट हाउस या फ्लैट्स हो सकते हैं। ये हमारी क्या है बिल्डिंग्स के प्रकार हैं। हम कहीं फ्लैट बोलते हैं, कहीं अपार्टमेंट बोलते हैं, कहीं डोर मैट्रिज हो सकती है, प्राइवेट ड्वेलिंग्स हो सकती है, वन टू फैमिली हाउसेस हो सकते हैं, या आपके लॉजिंग एंड रूमिंग हाउसेस हो सकते हैं, साथ ही होटल्स। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ये सभी हमारे बिल्डिंग्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में या जो भी हम आर्किटेक्चर्स में लेते हैं उसमें हमारे इतने प्रकार की बिल्डिंग्स है जो कि होती हैं। अब हम इसमें से कुछ गाइडलाइंस के बारे में भी देखेंगे। यदि हर पैरामीटर्स को हम इसमें कवर करेंगे तो आपका 1 आवर 2 आवर्स का वीडियो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेन गाइडलाइंस को रेफर किए हैं। जैसे सबसे पहले गाइडलाइंस फॉर बिल्डिंग एग्जिट्स। जो हमारा निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शंस होता है, उसके एग्जिट पॉइंट जो होता है उसके लिए गवर्नमेंट की एनबीसी के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहले इन एग्जिट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन एवरी बिल्डिंग। सबसे पहले तो कोई भी अपार्टमेंट बनाओ, होटल्स बनाओ, कोई भी बिल्डिंग बनाओ, उसमें एग्जिट प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी होता है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में आप ऐसा नहीं बना सकते हो कि ब्लाइंड बना दिया, एग्जिट दिया ही नहीं कहीं। फॉर सेफ एस्केप ऑफ रेसिडेंट इन टाइम ऑफ फायर और अर्थक्वेक्स। मीन्स किसके लिए? जिससे हम सेफली उस बिल्डिंग से बाहर जा सकें जब बिल्डिंग में आग लगती है या भूकंप आता है। यदि आग लग रही है और भूकंप आ रहा है और उस टाइम पे हम यदि अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि आप कहीं भी किसी भी बिल्डिंग्स की बात कर रहे हो वहां पे जो आपका एग्जिट है वो आसान होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जिससे जब भी कहीं कोई फायर होता है, आग माग लग जाती है बिल्डिंग्स में, मल्टी में, या भूकंप आता है तो लोग बाहर की ओर भागते हैं घर से, तो उस जगह पे आप स्मूथली आसानी से बाहर एस्केप हो सके, मीन्स निकल सके। सेकंड है exits are compulsory and these should be clearly visible to all and must be illuminated। मीन्स जो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा ये हमारा क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा जब आप बिल्डिंग्स या मल्टी कोई बना रहे हो। एंड ये आपका क्लियर होना चाहिए, एग्जिट आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें रोशनी होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए
टू ऑल एंड मस्ट बी इल्यूमिनेटेड, जिसके लिए सभी लोग आसानी से उस मल्टी या अपार्टमेंट या बिल्डिंग से बाहर निकल सके इन केस ऑफ भूकंप एंड फायर्स। ठीक। थर्ड इसमें पैरामीटर्स गवर्नमेंट का है, अलार्म्स आर नेसेसरी टू एंश्योर दोज इन डेंजर आर इवैक्यूएटेड प्रोम्प्टली। मीन्स आप कोई भी बिल्डिंग्स या मल्टी बिल्डिंग्स होती है तो वहां पे आपको अलार्म लगाना आवश्यक है, जिससे कोई खतरनाक स्थिति जब क्रिएट होती है, जब कोई डेंजरस कंडीशंस बनती है, तो उस कंडीशंस में अलार्म से हम लोगों के लिए अलर्ट कर सकें। इसको बनाने के लिए आपको अलार्म्स भी इस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह में होना जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है एग्जिट कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एग्जिट आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होना चाहिए। एग्जिट ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा बना दिया कि लोग स्वयं कंफ्यूज हो रहा है कि यहां से बाहर निकले कैसे। तो मोस्ट जो रेफर एग्जिट पॉइंट किया जाता है, बाहर जाने का रास्ता हो, वो आपका हॉरिजॉन्टल, या तो आप सीधा सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक पाइप को घूम घूम के उतर रहे हो, लोग स्मूथली बाहर जा ही नहीं पा रहे, तो ऐसा एग्जिट नहीं। एग्जिट हॉरिजॉन्टल मींस सीधा, या आपका वर्टिकल सीधा एग्जिट पॉइंट आपको बनाना जरूरी होता है। साथ ही दोस्तों एग्जिट शुड बी कंटिन्यूअस लीडिंग टू द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। मींस एग्जिट है वो हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, रेगुलर, ऐसा नहीं कि हम 50 कदम चले और बस डेड आ गया। तो कंटिन्यूअस लीडर टू एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, जिसमें हम बिल्डिंग से आसानी से बाहर जा सके जब हमारे कोई डेंजरस स्थिति पैदा होती है। सेकंड है दोस्तों गाइडलाइंस फॉर बेसमेंट। अब हम बेसमेंट की बात करें तो जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं, मल्टी अपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें बेसमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस डिसाइड करके रखी है कि आपका बेसमेंट में क्या क्या चीज और कितना होना जरूरी है। तो इसमें द मिनिमम हाइट ऑफ द बेसमेंट शुड बी 2.5 मीटर। यदि आप बेसमेंट है तो बेसमेंट की जो कम से कम हाइट है वो 2.5 मीटर एंड द मैक्सिमम हाइट आपकी 4.5 मीटर तक आप रखना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है द सीलिंग हाइट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 0.9 मीटर। जो सीलिंग हाइट है वो कम से कम 0.9 मीटर होना आवश्यक है एंड मैक्सिमम 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस। मींस जो हमारा रोड सरफेस है उससे 1.2 मीटर तक मैक्सिमम आप रख सकते हो। Ventilations is must for the basement and could be in the form of blowers, exhaust fans and air conditioning etc. जो हमारा बेसमेंट होता है उसमें आपको वेंटिलेशंस बनाना आवश्यक होता है, वेंटिलेशंस देना पड़ता है, जिसको हम ब्लोवर्स भी लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन का भी यूज कर सकते हैं, या एसी वगैरह लगा के हम वेंटिलेशंस बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है द बेसमेंट वॉल्स एंड फ्लोर मस्ट बी वाटरप्रूफ। जो हमारा बेसमेंट होता है ये हमारी इसकी बाल्स हैं और इसका जो फ्लोर एरिया होता है ये हमारा कैसा होना चाहिए दोस्तों, वाटरप्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा सीलन आ रही है, मॉइस्चर आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट है द बेसमेंट शुड नॉट बी असिस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द रोड। जो भी हमारा बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, हमारा बेसमेंट डायरेक्टली रोड से असिस्ट नहीं होना चाहिए कि सीधा रोड पे ही निकल रहा है। यदि सीधा मेन रोड पर निकलोगे तो कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी भी आप गाड़ी निकाल रहे हो और सामने से आके आप इधर से गाड़ी निकाल रहे हो, इधर से कोई आए, इस तरह से एक्सीडेंट। तो डायरेक्टली आपका असिस्ट रोड से कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप रोड पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपका रोड पर प्लाट है तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट मेन रोड पर ही बाहर निकल रहे। दिस इज द एनबीसी गाइडलाइंस फॉर बेसमेंट। अब हम देखेंगे एनबीसी गाइडलाइंस फॉर बाथरूम्स। बाथरूम्स जो है इसके लिए भी नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अनुसार गाइडलाइंस है। एज पर एनबीसी एरिया ऑफ बाथरूम सेल नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर स्क्वायर। मींस जो बाथरूम है, बाथरूम का एरिया हमारा 1.8 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, विद अ मिनिमम विड्थ जिसकी हो 1.2 मीटर। फ्लोर एरिया ऑफ वाटर क्लोजेस्ट सेल भी 1.1 मीटर स्क्वायर। जो फ्लोर एरिया है वाटर क्लोजेस्ट का वो 1.1 मीटर स्क्वायर विद अ मिनिमम विड्थ जिसकी 0.9 मीटर आपको रखना होगी। इफ बाथ एंड वाटर क्लोज्ड आर कंबाइंड, यदि हमारा बाथ और वाटर दोनों कंबाइंड हैं,
जुड़े हुए हैं तो इट्स फ्लोर एरिया shall not be less than 2.8 मीटर स्क्वायर। मीन्स जहां पे हम नहाते भी हैं, सुबह पेस्ट भी करते हैं और आपकी टॉयलेट भी है, यदि दोनों कंबाइंड है तो उसका एरिया 2.8 मीटर स्क्वायर से कम ना हो और उसकी विड्थ है वो 1.2 मीटर रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी किसके लिए, बाथरूम के लिए है। साथ ही दोस्तों लास्ट इसमें हम कवर करेंगे एनबीसी गाइडलाइंस रिगार्डिंग फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के लिए एनबीसी की जो गाइडलाइंस है, इन लार्ज साइज्ड बिल्डिंग ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शंस एंड अलार्म फैसिलिटी आर मस्ट एंड शुड बी प्रोवाइडेड। मींस जो हमारी लार्ज साइज की बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे हमारी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन होना चाहिए, अलार्म की सुविधा होना चाहिए, ये लगे ही होना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं डीबी मॉल की बात कर लें, कोई हॉस्पिटल्स की बात कर ले, कोई मल्टी पार्किंग्स की बात कर ले, तो इन जगहों पे ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम भी और आपका अलार्म फैसिलिटी ये दोनों मस्ट हैं। चाहे हम आपूर्ति ले लें, हम कोई भी मॉल से या मल्टी बिल्डिंग्स को ले लें जहां पे ये चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। इसके बगैर यदि आप वहां पर रह रहे हैं तो ये डेंजरस है काफी। ठीक, तो इन सब चीजों को कौन, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बोलती है कि इसमें आपको ये करना ही पड़ेगा। यदि आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो और वहां पे फायर एक्सटेंशन है, जिस दिन चेकिंग बैठ जाएगी उस दिन आपको बहुत सारे फायर एक्सटेंशन मिल जाएंगे, लेकिन नहीं है तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस या एनबीसी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। Also, this type of building should be provided fire extinguishers, bait risers, automatic sprinkler installations, etc. और इस प्रकार के बिल्डिंग्स में आग बुझाने के लिए आपके फायर एक्सटेंशर्स होना जरूरी है, वेट राइजर्स होना जरूरी है, साथ ही ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर होना जरूरी है जो पानी को छिड़कते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं जब कोई इस तरह की घटना घटित होती है। तो इसमें दोस्तों एनबीसी गाइडलाइंस के अंदर बिल्डिंग से संबंधित हर पैरामीटर्स को कवर करते हुए एक स्पेसिफिकेशंस या गाइडलाइंस बनाई है कि आप बिल्डिंग की हाइट कितनी रख सकते हो। यदि आप एयरपोर्ट के पास कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट के बाजू में आप अपना मकान बना रहे, प्लाट है, वहां पे आपने 15 फ्लोर की बिल्डिंग खींच दी और गवर्नमेंट की वहां पे 3 फ्लोर से ज्यादा की परमिशन ही नहीं है, तो यू आर नॉट फॉलो एनबीसी गाइडलाइंस। तो दोस्तों ये आपको पैरामीटर्स, किस जगह पे आप अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे, नगर निगम के अंदर कर रहे या आप रूरल में कर रहे, अर्बन में कर रहे, उसमें आपको नेशनल बिल्डिंग कोड्स जो होते हैं उसको ध्यान में रखते ही हुए ही कंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है। ठीक, अब दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप काफी कुछ समझ गए होंगे और अपने एग्जाम में इससे संबंधित लिख भी पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।